हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय सीके सिंह गुरुदेव कॉमर्स क्लासेज। बीपीएससी टीआरई 4 का आगाज हो चुका है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए चूंकि मेरा भी टीआरई 3 में सिलेक्शन इस बार हो चुका है, इसके बाद से हम भी थोड़ा फ्री हैं। तब तक आप लोग के लिए हम जो क्लास कराएंगे, इसमें क्लास में आपको वन बाय वन ग्लोसरी कीवर्ड्स के नाम से आपको चलेगा। जैसे कि आप देख रहे थे थंबनेल में कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मास्टर क्लास, बीपीएससी टीआरई 4 मास्टर क्लास। तो ये आपको थंबनेल मिलेगा, इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके चलते जाएगा। तो ये आपका जो भी एपिसोड होगा, ये पूरा कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको इधर उधर किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट निचोड़ जो भी है एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको एकदम कम समय में बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको इस चैनल पे मौका मिलेगा और इसके तैयारी से आप अपना एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसमें ग्लोसरी में मैंने इसमें ग्लोसरी नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी ऐसे करके ए से नाम आने वाले जितने भी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का जितने भी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट वन लाइनर टाइप में आते हैं, ये सारे वन बाय वन हम कराते चलेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ए, अब ए से ऑडिट, आर्टिकल्स, ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक्विजिशन ऐसे करके आप देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारा चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए एडॉप्शन, ये सब चीज। फिर यहाँ पे हम ए के बाद चलेंगे तो फिर बी से शुरू हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बॉन्डेड वेयर हाउस, बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स, तो ये बी से नाम चलेगा। फिर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा सी से ऐसे चलेगा, को पार्टनर्स, कॉमर्स, कॉर्पोरेट, कोड ऑफ एथिक्स, ऐसे सी के बाद फिर आपको डी से देखने को मिलेगा। तो हम ये क्लास इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ताकि आपका जो हो जो भी आपका प्रिपरेशन है, ये वन बाय वन एक एक चीज जो है कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। और जिसका कॉमर्स छोड़े काफी समय हो गया, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो स्टेट 2023 में पास 24 में पास किए हुए हैं और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए तो ये बहुत मस्त है। सेकंड हम और बता दें कि इसमें जैसे किसी स्टूडेंट्स का अगर 1 to 5 मार्क्स अगर आपका छूट रहा है एग्जाम में, तो ये उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि 1 से 5 नंबर का जो क्वेश्चंस है ये इसी तरीके से मिसलेनियस जो टॉपिक होता है, ये मिसलेनियस टॉपिक के लिए आता है। जिसका भी 1 से 5 नंबर में सैकड़ों स्टूडेंट छूट जाते हैं, सर मेरे 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से छूट गया। तो इसी तरीके का मिसलेनियस डाल क्वेश्चन आने की वजह से गलती हो जाता है और हम वहां स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम एनसीईआरटी का बुक का जो भी निचोड़ है, जो नोट्स है, वो नोट्स हम वन बाय वन वीडियो में करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ गया हो गया कि क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले पॉइंट आता है कि ऑडिट हमारा क्या है, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, ऑडिट क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन कॉल्ड ऑडिटर। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे जैसे बीएसटी में या ईपीएस में अगर क्वेश्चंस आता है या अकाउंट्स में क्वेश्चंस आता है, तीनों के लिए, चूंकि इस बार अगर जो प्रीवियस पेपर आप लोग अगर नहीं देखे हो तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ये तीनों का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और तब ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि हम अगर ए से कराएंगे ना तो इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिट का, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट, अब इसमें क्या करेगा ना कि ये इन हटाकर डिपेंडेंट का एक ऑप्शन डाल देगा, बोथ का ऑप्शन डाल देगा, मोर देन वन में जो ऑप्शन आता है नॉन ऑफ दिस का। तो इस तरीके से आपको देखने में आसान होगा और आप इजिली क्वेश्चंस को पकड़ लीजिएगा और गलती होने का चांसेस ना के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे ऑडिट का मतलब समझ में आया कि ऑडिट कौन पर्सन करता है, तो इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, मतलब स्वतंत्र तरीका से किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का बिना किसी के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से जब वह फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकलिस्ट चेकिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है आर्टिकल्स। किसी टॉपिक पे कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास होकर कमेंट में कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन कर देंगे। आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एओए ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है कि एओए रेफर्स टू या एओए स्टैंड्स। तो इस तरीके से शॉर्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये एओए का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये किसके लिए होता है, तो यहाँ पे जो लिखा है कि द रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। तो एओए का जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है आपका इंटरनल मैनेजमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एओए एक होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
ये एक्सटर्नल होता है और एओए जो होता है इंटरनल मैनेजमेंट होता है। ये सब चीजें जो है छोटा छोटा आपको ध्यान में रखना है। ये एमओए यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया, लेकिन जब एम आएगा ना ग्लोसरी में, जब एम अल्फाबेट, वहां पे ये फिर आप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल। जब कॉमर्स का पढ़ाई काफी दिन जब गैप हो जाता है तो छोटा छोटा कीवर्ड सर याद तो है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथोराइज्ड टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर्स के लिए जो फंड एलोकेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें कि अगर कोई कंपनी है, वह उसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर है 1 करोड़ रुपया का, कितने का? 1 करोड़ रुपया का, तो वह 1 करोड़ से ज्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकता है। भले इसको पार्ट वाइज इंस्टॉलमेंट वाइज शेयर करेगा 1 करोड़, जैसे कि पहले 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, 10 बार में 10-10 लाख करके करोड़ पूरा कर देगा। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा कभी भी ये, अगर उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ का है तो मैक्सिमम 1 करोड़ ही वो शेयर इशू कर सकता है। यही मतलब होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का। सेकंड आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। एक्वायरिंग एन एस्टेब्लिश्ड फर्म एंड यूजिंग दैट फर्म टू मैन्युफैक्चर एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टेब्लिश्ड फर्म को एक्वायर कर लेता है। एक्विजिशन का मतलब जो एस्टेब्लिश्ड फर्म है, जो फर्म ऑलरेडी चल रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है, या उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के पर्पज से जब ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट एक होता है एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, किसी चीज को ग्रहण करना। तो उसी तरीके से एक वर्ड मीनिंग है एडॉप्शन, द फेवरेबल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर्स, यानी कि जब कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट को फेवरेबली तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं एडॉप्शन। सेकेंड वर्ड है हमारा एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या है कि इट मींस द रेट ऑफ डेलिब्रेट वर्कफोर्स ऑब्सेंस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एम्प्लॉय, यानी कि जो टोटल एम्प्लॉय है और जो हमारा वर्कफोर्स है उसके बीच का जो हमारा कड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेंटिज्म बोलते हैं। समझ में, आई थिंक आपको, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? इट इज द एक्सटेंट टू विच अ नेम्ड इंडिविजुअल इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस या फेल्यूर ऑफ पॉलिसी या पीस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो अकाउंटेबिलिटी हो रहा है वह सक्सेस है कि फेल्यूर है, ये कैसे पता चलता है? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो उस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ये हमें अकाउंट्स के अकाउंटेबिलिटी के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट है, हम कम से कम समय में प्रयास करेंगे इसको कंप्लीट करा देने का। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग, और ये टॉपिक तब भी समझ में आएगा जब आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले एनालिसिस करोगे, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे, तब भी समझ में आएगा। अदरवाइज लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग होता है कि प्रचार प्रसार। कोई भी जब इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश होता है तो उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम प्रचार करते हैं। तो इट इज अ पेमेंट या एक्सपेंस, इट इज अ पेमेंट एंड एक्सपेंस ऑन कम्युनिकेशन थ्रू मीडिया सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड इंटरनेट। और जो हमारा एडवर्टाइजिंग होता है अकाउंट्स के लिए, यह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर में आता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर अकाउंट्स वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए समझ में आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इसको हम क्यों बोलते हैं? ताकि इसका जो बेनिफिट है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक धीरे धीरे हमें मिलते रहता है, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का हमें क्या एजेंडा है, इस काम के लिए क्या एजेंडा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एजेंडा है कि द नोटिफिकेशन ऑफ दोज अटेंडिंग a meeting the topics be discussed and the order in which each will be tackled, यानी कि हमें किस तरीके से उस चीज को कवर कर लेना है उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंडा। हमने पीछे पढ़ा था एक्विजिशन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमालगमेशन क्या होता है? एक्विजिशन में हम एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को
प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम ले रहे थे, और यहाँ पे द मर्जिंग ऑफ टू या मोर डिवीजन ऑफ अ बिजनेस, और अमालगमेशन में दो बिजनेस मर्ज हो जाता है सेम प्रोडक्ट का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। पीछे एक्विजिशन था, ये अमालगमेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट सिंपल है, अ टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जब हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कोई अपना पॉलिसी बनाते हैं, कोई तरीका अपनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टास्क। जैसे कि हम एक तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे हम एग्जाम ही देते हैं तो हमारा टाइम एक्यूरेसी क्या होगा, हम कौन से पार्ट को पहले करेंगे, तो ये हमारा एक क्या है, एग्जाम टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो वो कैसे करना है। नेक्स्ट है असेंबली लाइन। असेंबली लाइन जो है ये आपका बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इस टॉपिक को देख सकते हैं। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच पार्ट्स आर एडेड एज द सेमी फिनिश्ड गुड्स इन अ सीक्वेंस अंटिल द फाइनल असेंबली इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि हर कंपनी छोटा छोटा पार्ट बना रही है, कब तक बना रही है, ताकि जब वहां पे एक सारे पार्ट्स को मिलाकर हम एक फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट ना कर दें, उस चीज को हम बोलते हैं असेंबली लाइन, यानी कि असेंबल तरीके से। जैसे हमारा कंप्यूटर का पीसी वगैरह हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, असेंबल लाइन प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का प्रॉपर आ सकता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलेंगे और टोटल कॉस्ट टीसी बोलेंगे। तो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि टोटल डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है, वेयर डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विथ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक बहुत बार आया हुआ एग्जाम में ये टॉपिक है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रेफर्स टू, या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डैश दे देगा, और यहाँ पे ऑप्शन एज इट इज ऑप्शन ऐसे रहेगा, वेयर डिसीजंस मेकिंग पावर रेस्ट विथ द टॉप मैनेजमेंट, रेस्ट विथ द मिडिल मैनेजमेंट, रेस्ट ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, मोर देन वन, नॉन ऑफ दिस, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा और हमेशा कहाँ रहता है, टॉप मैनेजमेंट के जब पास्ट केवल रहता है डिसीजन लेने का, मतलब बीच का कोई भी बंदा डिसीजन नहीं ले सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपका चलिए एक्टिविटी रेशियो। कौन सा रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हम कैसे निकालते हैं, द मेजर्स ऑफ हाउ इफेक्टिवली अ फर्म इज जनरेटिंग सेल्स, कैश एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम विद इन इट्स रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारा क्या एक्टिविटी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी रेशियो बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब होता है अपना अधिकार किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना, अपना पावर किसी दूसरे के हैंड में हैंड ओवर कर देना। पावर टू टेक डिसीजन एंड कम्युनिकेट द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, यानी दूसरे को अपना पावर दे देना डिसीजन लेने के लिए, और उससे क्या करना है, कम्युनिकेशन बनाए रखना है, ताकि उससे पता चलते फिरे कि हमें क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हो रहा है। नेक्स्ट चीज हमारा आ रहा है पार्ट बी, यानी कि यहाँ पे ग्लोसरी का आइटम का, इससे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो फिनिश्ड हो गया। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट बी। यहाँ पे वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। कौन सा वर्ड है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में हम देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, स्ट्रक्चर, रेगुलेशंस एंड पेपर वर्क इन प्लेस टू कंट्रोल एक्टिविटी which make the decisions making both slow and cautious, usually present in large organizations and government departments। होता है ना कि ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हम अपना काम करते हैं, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशंस हमारा लार्ज हो, यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। डायरेक्ट आपका एमसीक्यू इस यहाँ पे बनता है कि ब्यूरोक्रेसी इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट फॉर्म, लार्ज फॉर्म, ब्यूरो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्यूरोक्रेसी जो होता है, जब हमारा इंस्टीट्यूशंस का क्षेत्र जो है, एरिया जो है काफी लंबा चौड़ा होता है,
उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या अपनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी अपनाते हैं। यानी कि वहां का स्ट्रक्चर्स और रेगुलेशंस हम उस तरीके से करते हैं, प्लेस करते हैं और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ताकि मतलब वहां पे एक लिमिटेड लोग जो है ना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, सिर्फ एक आदमी नहीं, कुछ और लोग भी डिसीजन लेने के पावर रखते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कि बीओपी स्टैंड्स फॉर। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बीओपी स्टैंड्स फॉर या बीओपी रेफर्स टू, इसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि द सम ऑफ द नेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रेड, ऑन फॉरेन ट्रेड, नॉट इंडियन ट्रेड। ये आपका बात कर रहा है कहां से कि आपका द सम ऑफ द नेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड से जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के बारे में सबको पता है कि बिजनेस सर्विसेज हमारा क्या होता है, सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज, दैट इज बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। ये सब हमारा क्या है, बिजनेस सर्विसेज। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस में हर वो एक्टिविटी जो हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, चाहे रॉ मटेरियल का प्रोसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो, गोडाउन में रखने का प्रोसेस हो, फाइनेंशियली स्कैर्सिटी को दूर करने का प्रोसेस हो, ये सारा चीज हमारा बिजनेस सर्विसेज के अंदर में आता है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा, तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बैंकिंग से संपर्क करेंगे। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये हमारा ये वेयर हाउसिंग से बात होगा। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये रोडवेज हो सकता है, एयरवेज हो सकता है, रेलवे हो सकता है ना। तो ये आपका इस तरीके से जो भी सर्विसेज है आप कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो आप पॉलिसी मतलब आपका सेफ्टी की बात करें, रिस्क कवर की बात करें तो इंश्योरेंस ही आ सकता है। ये सारा का सारा बिजनेस सर्विस के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या है कि वेयर हाउसेज लाइसेंस्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट। ये ध्यान रखना, बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि एक लाइसेंस उसको प्राप्त होता है गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्टेड गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, यानी कि कस्टम ड्यूटीज जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहता है उस गुड्स को वहां पे बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है और पेमेंट होने के बाद ही वो अगला पार्टी को डिस्प्यूट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त एक ऐसा स्टोरेज होता है जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हैं तो कस्टम ड्यूटी प्राप्त जिस गुड्स का नहीं रहता है तो तब तक उस बॉन्डेड वेयर हाउस में, यानी कि वेयर हाउस मतलब गोदाम, गोदाम में हम रखते हैं जब तक उसका हमें कस्टम ड्यूटी ना मिल जाए, उसको हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। सेकेंड है B2B कॉमर्स, बिजनेस फर्म्स कंडक्टिंग ई कॉमर्स। अब यहाँ पे B2B यानी कि जब बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये होता है कि जब दो फर्म आपस में लेन देन, यानी कि जो है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो वायल बना रही है, तो वायल कैसे बनेगा, तो भाई मस्टर्ड का वायल हो सकता है ना। अगर उसी तरीके से हम बात करें कोकोनट का वायल हो सकता है। तो ये आपस में जो ऑर्डर देंगे ना कि हमें इतना क्विंटल कोकोनट चाहिए, कितना कंपेन हमें क्विंटल या इतना पीस हमें कोकोनट चाहिए, तो ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस का प्रोसेस हुआ। यानी कि इनके बीच में टू चैनल, इसको हम बोल सकते हैं कि दो चैनल चलता है, इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है। B2C यानी कि बिजनेस टू कॉमर्स, यानी कि ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस ओवर द इंटरनेट बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, यानी कि यहाँ पे है ना कि आपका स्टेज क्रिएट हो गया B2C कॉमर्स के अंदर में कि बिजनेस से कस्टमर डायरेक्ट जो है जा रहा है, इसको हम बोलेंगे B2C। इसको और डीप में हम लोग पढ़ेंगे NCERT में, ये वन लाइनर है, हम इसको वन लाइनर के तरीके से ही लेकर चल रहे हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बोरियत ना हो और एक रिविजन पर्पस में क्विक समझ में सब कुछ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ब्रोड फंड। ब्रोड मतलब होता है उधार लेना।
हम ब्रॉड फंड्स का मतलब है कि फंड रेज थ्रू लोन्स या बोरोइंग, दैट इज बैंक लोन्स, डिवेंचर एक्सेट्रा। अब डिवेंचर इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ये हमेशा किसके लिए होता है जी, लॉन्ग टर्म का नेचर का होता है, लंबे समय के लिए चलता है डिवेंचर। सेकंड आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है, द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड्स जो है आप कभी भी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करता है, बट इशूड एट डिस्काउंट, और जो बॉन्ड होता है हमेशा डिस्काउंट पर इशूड होता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया का हम बॉन्ड खरीदने जाएंगे, वो बॉन्ड हमको 90,000 रुपया में मिल जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स इस बॉन्ड्स का जो हमें प्राइस मिलेगा, ये हमें हो सकता है कि 1 लाख मिले, या हो सकता है कि 1,10,000 मिले, उस पे वो मेंशन रहता है। इसीलिए बॉन्ड्स में लिखा है कि वैसा यह डेब्ट्स है, डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट है जो डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं देता है, लेकिन ये हमेशा इशूड जो होता है वह ऑलवेज डिस्काउंट पे ही होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, बोनस इशू। बोनस इशू क्या है, अ फ्री इशू ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस। यानी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को एक प्रोपोर्शनल बेसिस पर, ये एग्जाम में कई बार आया है, प्रोपोर्शनल बेसिस, प्रोपोर्शनल बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल बेसिस। ये ध्यान रखना है कि जो बोनस इशू किया जाता है वह फ्री इशू ऑफ शेयर से अपने शेयर होल्डर्स को, यह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग होता है एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय अ कंपनी दैट डिस्टिंग्विशेस, मतलब अलग करता है, इट फ्रॉम द कंपटीटर्स। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि वैसा प्रोडक्ट, वैसा ब्रांड जो आपको मार्केट के अदर प्रोडक्ट से आपको अलग दिखाता हो, उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। जैसे हम बात करें तो आपको देख लीजिए, स्पार्क्स हो गया, कैंपस हो गया, ये आपका अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, मैगडी हो गया, डोमिनोज हो गया, ये बहुत सारे जो है अलग अलग जो ब्रांड है, ये मार्केट में बहुत कंपटीशन जो है, उस कंपटीशन से अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ब्रांड लीडर क्या होता है जी, ब्रांड लीडर। ब्रांड लीडर का मतलब ये होता है कि द ब्रांड विथ द हाईएस्ट शेयर ऑफ स्पेसिफिक मार्केट या सेगमेंट। यानी कि कोई ऐसा ब्रांड है, कोई ऐसा मार्केट है जिसका सेगमेंट जो है हाईएस्ट शेयर है, मतलब सबसे ज्यादा उसका शेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड लीडर। अब जैसे सपोज करो कि हमारा डोमिनोज है, अगर हमारा डोमिनोज है और डोमिनोज में सबसे ज्यादा का शेयर का जो मतलब मेरा जो होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा मेरा शेयर का है, तो ये हम वहां के क्या हो जाएंगे, ब्रांड लीडर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड लॉयल्टी। नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी किसको बोलेंगे, कि व्हेन कंज्यूमर्स परचेज अ प्रोडक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, लॉयल होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि हमें क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। तो ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है, हम जब किसी भी गुड्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं, फेथ करते हैं, उस पे विश्वास होता है कि हाँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमने इस्तेमाल किया, गुड्स जो है एकदम परफेक्ट मिला, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट है बजट। बजट तो सबको पता है कि हाँ जी बजट क्या होता है, हमारा पॉकेट मनी का बजट, किचन का बजट। तो बजट कोई ऐसा बड़ा वर्ड नहीं है, बजट बहुत छोटा है, और इसका समझे अगर बेसिक तरीके से तो बजट जो हमारा होता है वह सब जगह पर होता है। हमारे रूम का बजट, किचन का बजट, पॉकेट का बजट, स्कूल का बजट, है ना, बर्थडे पार्टी का बजट, हमारे देश का बजट, एजुकेशन का बजट, तो अलग अलग चीजों में होता है। तो इसको कह रहा है कि अ फॉरवर्ड फाइनेंशियल प्लान यूजुअली इन्वॉल्विंग अ कैश फ्लो फॉरकास्ट, यानी कि भविष्य में क्या खर्च हो सकता है उसके बारे में फोरकास्ट करना। सेल्स फोरकास्ट एंड कॉस्ट फोरकास्ट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स फोरकास्ट एंड कॉस्ट फोरकास्ट, यानी कि कितना कॉस्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट कितना में बिकेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को यहां समझाया गया है। तो आप अपने तरीके से बजट को मीनिंग लेकर समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा बुल मार्केट,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट का मतलब होता है कि अ पीरियड ऑफ ऑप्टिज्म व्हेन प्राइसेज ऑन द स्टॉक मार्केट आर इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द सेंस ऑफ कि जहां पे शेयर्स का प्राइस जो है ना बढ़ते हो, हाई लेवल पे चल रहा हो, उसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? द साइक्लिक पैटर्न ऑफ डाउन टर्न्स एंड अप टर्न्स इन डिमांड एंड आउटपुट विदिन द इकोनॉमी दैट टेंड्स टू रिपीट देमसेल्व्स एवरी 5 इयर्स, यानी कि हर 5 साल पे वो रिपीट कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट है बिजनेस प्लान, अ रिपोर्ट डिटेलिंग द प्रोडक्शन कॉस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ बिजनेस स्टार्टअप। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस प्लान है वो हम किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कॉस्टिंग लगाएंगे, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली हम कितना उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्लान। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। हमेशा ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल नहीं होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होता है। यह बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल, बिल ऑफ एक्सचेंज इज बोथ। तो ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित में होता है, कभी बिल ऑफ एक्सचेंज ओरली नहीं होता है। टू पे ऑन डिमांड, और ये हमेशा डिमांड पर पे किया जाता है। अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मांग पर इसको पे किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये हमेशा अनकंडीशनल नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? अ ग्रुप क्रिएटिविटी एक्सरसाइज डिजाइंड टू कम अप विथ अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि हम जब बहुत सारे ऐसे जो हमारा प्रॉब्लम होता है और उसका हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब निकाल लेते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करके, ग्रुप एक्सरसाइज करके, एक टीम वर्क करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। और ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है, ये एन एनालिसिस दैट टेल्स यू हाउ मच अ फर्म हैज टू सेल टू कवर ऑल द फर्म्स कॉस्ट, यानी कि एक फर्म को कितना अपना सेल बढ़ाना चाहिए, कितना अपना सेल करना चाहिए ताकि अपने कॉस्ट को कवर कर सके, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है? अ लाइन ग्राफ शोइंग टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट एट ऑल पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट या डिमांड, यानी कि जो भी उसका पॉसिबल लेवल्स है वो अपने आउटपुट डिमांड को जो चार्ट ग्राफ शो करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस क्लस्टर। बिजनेस क्लस्टर का मतलब क्या होता है? इट इज अ जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दैट गेन परफॉर्मेंस एडवांटेज थ्रू कोलोकेशन, यानी कि बिजनेस क्लस्टर क्या है कि यह एक तरीके के जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रीज का, जो आपको गेन करता है परफॉर्मेंस एडवांटेज थ्रू कोलोकेशन, लोकेशन टू लोकेशन भी हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बुल मार्केट। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे जो है कि अगला है हमारा बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है कि अ पीरियड ऑफ ऑप्टिज्म व्हेन प्राइसेज ऑन द स्टॉक मार्केट आर ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड, यहाँ पे हमारा क्या होता है? ट्रेंड करता है। ये हम लोग तो अभी पढ़े थे ना, चलिए एक सेकेंड, ये हम लोग पढ़ लिए थे बुल मार्केट, ये हो गया है बैलेंस शीट, सॉरी। नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट जो हमारा होता है वह बिजनेस का एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का, एक अकाउंटिंग ईयर का पूरा जन्म कुंडली बन जाता है कि हमने कितने का एसेट्स खरीदा, कितने का लायबिलिटीज खरीदा। उसको हम अपने किस तरीके से बोलेंगे, इसमें कीवर्ड्स क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट तो प्रॉपर सबको पता है और ये बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट रेफर्स टू,
बीएसटी में भी और अकाउंटेंसी में भी। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट, ये वर्ड यूज किया था। आई थिंक इंटरप्रेन्योरशिप में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था स्नैपशॉट के नाम से। तो बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम होता है हम बोल सकते हैं स्नैपशॉट। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हो कि वन अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बोनस क्या होता है? सम ऑफ मनी गिवन टू एन एम्प्लॉय इन एडिशन टू रेगुलर पे, यानी कि अपने एम्प्लॉय को एक तरीके से अच्छे परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय करता है उसको हम जब रेगुलर तरीके से जो हम पे करें उसको हम क्या बोलेंगे? बोनस बोलेंगे। बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन क्या होता है जी? इट इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यूजुअली टू मीट अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब हमें स्पेसिफिक ऑर्डर मिलता है, आप देखते होंगे बैच ऑर्डर की हम बात करें तो जो हमारा बुक पब्लिश्ड होता है वह एक बैच में निकलता है, यानी कि उसमें केवल कोड, हम जो जाते हैं मार्केट में जैसे शैम्पू खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, कोलगेट खरीदते हैं, तो देखिएगा क्यूआर कोड स्कैन होता है तो बैच नंबर रहता है इस तरीके से, उस पर लाइनिंग 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 ऐसे तरीके से प्रॉपर रहता है। तो ये बैच है, तो ये बैच में प्रॉपर तरीके से B901 ऐसे करके 902 903 ऐसे करके प्रॉपर रहेगा। क्यूआर कोड करते जाएंगे ना तो एक बैच में स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो ऑर्डर होता है और उसका प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बातचीत करने में क्या क्या बैरियर्स आ सकता है, कौन कौन सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है? तो दीज आर फिजिकली, सेमांटिक, एटीट्यूडनल या ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस व्हाई मैसेज फेल टू बी रिसीव्ड या अंडरस्टूड। तो ये जो भी हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है इसको हम डीपली पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक के अंदर प्रॉपर 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट है बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या है? तो ऑब्स्टेकल्स पुट इन द वे ऑफ न्यू फर्म्स एंटरिंग अ मार्केट, यानी कि एक बैरियर्स टू एंट्री का मतलब कि आपको मार्केट में आने के लिए जब कोई नया इंस्टीट्यूशन नया प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आता है तो उसके सामने बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि एक तरीके का ऑब्स्टेकल्स है पुट इन द वे ऑफ न्यू फर्म्स एंटरिंग अ मार्केट। बियर मार्केट क्या होता है? अ पीरियड ऑफ प्रीमिसिज्म एंड फॉलिंग शेयर प्राइस, यहाँ पे कीवर्ड्स रखिए, वहां पे इंक्रीजिंग था, यहाँ पे फॉलिंग है, वहां पे इंक्रीज हो रहा था बियर मार्केट, वहां पे बुलिश मार्केट में इंक्रीजिंग और बियर मार्केट में फॉलिंग। नेक्स्ट है बेंच मार्किंग। कौन सा है? बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग का मतलब होता है कि सेटिंग कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, जहां पे हम प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं? मेजर्ड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बेंच मार्केटिंग। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सी से पढ़ेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आज के क्लास में हम ए और बी कवर कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम सी और डी करेंगे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम करके कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच।